श्रोताओं, एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम आज आप सुन रहे हैं। डॉक्टर बुद्धि सिंह यादव, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी हमारे साथ हैं और विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं लिम्फोमा पर। डॉक्टर बुद्धि सिंह यादव का अपना क्षेत्र है, वो ब्रेस्ट कैंसर भी है, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले होता है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, एक और ल्यूकीमिया लिम्फोमा ओवरलैप करता है। उन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। वो यूजुअली बच्चों में होता है और एडल्ट्स में जो कॉमनली होता है वो जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है वो ज़्यादा पाया जाता है। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा शरीर में किसी भी रूप में आ सकता है, पर ये मुख्यतः गले के नीचे या गर्दन में गांठ या कच्छ के नीचे गांठ या नीचे पेट के नीचे के हिस्से में गांठ या पेट में सोजिश आना, खासकर जो जिगर के आसपास या जो तिल्ली के आसपास की सोजिश होती है उसके रूप में आ सकता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर वो गांठ उसमें कोई दर्द नहीं है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है और साथ में मरीज को भूख नहीं लगी और साथ में वजन कम हो रहा है तो लिम्फोमा उसमें हो सकता है। वैसे एक जो स्वस्थ शरीर है उसमें लिम्फेटिक जो ग्लैंड्स है उसका क्या कार्य रहता है? स्वस्थ शरीर में लिम्फेटिक ग्लैंड का जो कार्य है वो है कि अगर शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन को वो फिल्टर करते हैं एक तरह से, और शरीर में इन्फेक्शन के समक्ष लड़ने की क्षमता को पैदा करते हैं। तो जैसे एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है शरीर में, वो जैसे कोई इन्फेक्शन होती है तो इन्फेक्शन कोशिकाएं ग्लैंड से होकर सर्कुलेट करती हैं ब्लड में, तो पहले लिम्फेटिक ग्लैंड में जाती हैं। तो लिम्फेटिक ग्लैंड में उन कोशिकाओं को फिल्टर किया जाता है जी, और उनको फिल्टर करके फिर उनको खत्म करके शरीर में उनके अगेंस्ट लड़ने की क्षमता को तैयार किया जाता है। तो उसी दौरान कई बार वो लिम्फेटिक ग्लैंड में सोजिश आ जाती है, दर्द भी हो सकती है। और यही चीज अगर बार बार हो, कोई इन्फेक्शन बार बार होती है तो बार बार लिम्फेटिक ग्लैंड्स में ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी प्रोसेस के चलते रहने के कारण जो लगातार इन्फेक्शन हो रही है बार बार, वो बाद में लिम्फोमा का रूप भी ले सकता है। जी, तो एक तरह से जैसे आपने बताया कि गांठें, अगर एक बाहरी तौर पर अगर देखा जाए कि गांठ है व्यक्ति के शरीर में और इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, एक तो आपने वजन का घटना बताया, और कौन कौन से लक्षण बीच में हो सकते हैं? और लक्षण जैसे मैंने बोला कि भूख कम हो रही है और वजन कम हो रहा है, जिसमें आगे आप जो जांच कर रहे हैं, जांच में पता नहीं चल रहा कि वजन कम होने का कारण क्या है, तो लिम्फोमा हो सकता है। और दूसरा, मरीज को बुखार आता है। जो बुखार है वो बार बार आता है कुछ टाइम बाद, जैसे 2 महीने बाद या महीने बाद कुछ टाइम तक के लिए रहता है, फिर दोबारा चला जाता है। इसके सिवा अगर कोई आदमी शराब का सेवन करता है तो उस दौरान कई बार वो गांठें बढ़ जाती हैं शराब के सेवन के दौरान और फिर बाद में कम हो जाती हैं और शरीर में खारिश उत्पन्न हो जाती है, तो ये भी एक लिम्फोमा का लक्षण है। और जो ग्रंथियों में इन्फ्लामेशन होती है उसके कारण मरीज को रात को बुखार भी आ सकता है। तो जो बुखार आता है, बुखार के कारण काफ़ी पसीना आता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो एकदम भीग गया हो पानी से, तो इसको हम ड्रेंचिंग नाइट स्वेट बोलते हैं जी। तो ये भी एक इसका लक्षण है जी। और पीजीआई में जैसे अनुसंधान का भी बहुत बड़ा कार्य चलता रहता है, तो आपके रिसर्च के अनुसार इसके अभी तक क्या क्या कारण देखे गए हैं लिम्फोमा के? जो सबसे ज़्यादा कारण इसमें पाया गया वो इन्फेक्शन का पाया गया है। इन्फेक्शन एक तो बैक्टीरियल भी हो सकती है जिसको हम जीवाणु बोलते हैं, वायरल भी हो सकती है जिसको हम कीटाणु बोलते हैं, और कई बार फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, उसके कारण भी हो सकता है। और कई बार हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल जीवाणु होते हैं, जैसे पेट में एच पाइलोरी होता है, तो एच पाइलोरी अगर आदमी को गैस्ट्राइटिस है, बार बार उसको खाने के बाद अगर पेट में दर्द हो रहा है या पेट में जलन है और उसके टेस्ट में अगर एच पाइलोरी पाया जाता है, तो ये एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो नॉर्मल पेट में यूजुअली नॉर्मली रहता है, पर अगर इसका बार बार पेट में पाया जाना एक तरह से इन्फ्लामेशन वहाँ पैदा करता है, तो उससे लिम्फोमा हो जाता है। उसको हम गैस्ट्रिक लिम्फोमा बोलते हैं, पेट का लिम्फोमा बोलते हैं। तो एक ये हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन जी। और जगह जैसे आंखों में भी कई बार ऐसे ही बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है, तो उसमें भी लिम्फोमा होता है। उसको यूजुअली वो हल्के तौर का लो ग्रेड लिम्फोमा उसको बोलते हैं। और यूजुअली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं पेशेंट्स, जैसे जो कोई दवाई ले रहे हैं काफ़ी टाइम से जिसकी वजह से उनके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो गई हो, या किसी का गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ हो, उनको ऐसी दवाइयों पर रखा जाता है ताकि उनकी जो शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, उनमें भी लिम्फोमा हो सकता है।
या एक वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण भी लिम्फोमा हो सकता है। जी जी। और ये लिम्फोमा वायरल इन्फेक्शन के कारण सबसे ज़्यादा होता है, HIV का जैसे मैंने बता दिया। और ये दुनिया के जोग्राफिकल रीजन जैसे होते हैं, भूगोलीय स्थानों के हिसाब से भी होता है। जैसे अफ्रीका में देखा जाए तो एप्स्टीन बार वायरस की इन्फेक्शन के कारण होता है, वो बच्चों में यूजुअली होता है। और इटली में हेपेटाइटिस C वायरस के कारण जो गैस्ट्रिक या जो इंटेस्टाइनल लिम्फोमा वो ज़्यादा होता है। और वैसे ही चाइना में जो एक बोलते हैं नाक के आसपास में लिम्फोमा होता है, उसको नेजल T सेल लिम्फोमा बोलते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका भूगोलीय व्यवस्था भी है। इसके सिवा जैसे हॉजकिन लिम्फोमा जो दूसरा है, हॉजकिन लिम्फोमा जो लोग आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छे हैं और जो विकसित देश हैं जी, और जिनका जो रहन सहन का तरीका काफ़ी अच्छा है, यूजुअली ऐसे लोकेशन में ज़्यादा होता है। जैसे पश्चिमी देशों में ज़्यादा पाया जाता है, हमारे देश में कम पाया जाता है। जी। और जब एक बार डायग्नोज हो गया कि पता चल गया कि इस व्यक्ति को लिम्फोमा है, तो किस प्रकार से उसका उपचार किया जाता है? लिम्फोमा मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार का, हॉजकिन का, नॉन हॉजकिन का। दोनों का इलाज कीमोथेरेपी से होता है जी, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। पर अगर प्रारंभिक अवस्था में है, जैसे हॉजकिन लिम्फोमा है, किसी एक ही ग्रंथि के एरिया में है जिसको हम लोकलाइज्ड बोलते हैं, एक ही जगह में है, उस एरिया में हम रेडिएशन से भी उसको ठीक कर सकते हैं क्योंकि इसके फैलने के चांसेस कम होते हैं। पर जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है उसमें यूजुअली कीमोथेरेपी का ज़्यादा रोल है जी। तो उन मरीजों को कीमोथेरेपी दे करके, अगर कीमोथेरेपी दे करके बीमारी सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, अगर ख़त्म होगी तो उनको हम फॉलोअप पे रख सकते हैं। अगर किसी मरीज में सिकुड़ गई है पर वहाँ फिर भी थोड़ी बहुत गांठ जैसे हमें लगती है तो टेस्ट करा के या उसमें से दोबारा पीस निकाल के उसको देखते हैं, फिर भी हमें उसके में शंका लगती है तो वहाँ पर रेडिएशन दे सकते हैं ताकि जो कोशिकाएं बची हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। और हॉजकिन लिम्फोमा में ट्रीटमेंट यूजुअली कंबाइंड मोडालिटी बोलते हैं, कीमोथेरेपी से और रेडियोथेरेपी भी से भी करते हैं। जो प्रारंभिक अवस्था में होता है, अर्ली स्टेज को हम बोलते हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं बीमारी में, कुछ विपरीत चीज़ें होती हैं। अगर अच्छी चीज़ें हैं उनमें हम 2 साइकिल्स कीमोथेरेपी की देते हैं, उसके बाद रेडिएशन देते हैं। तो इसको हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, हर एक मरीज के लिए अलग अलग इलाज। और दोनों तरीके से अगर इलाज किया जाए तो उसमें बीमारी का जो नियंत्रण है उसको हम काफी लंबे समय तक कर सकते हैं। और ये जो आपने बताया कि दोनों में ही कीमो और रेडियोथेरेपी का रोल रहता है, और बिल्कुल कम हो अगर अर्ली स्टेज में हो तब तो उसको करने के बाद पेशेंट को फॉलोअप के लिए बोला जाता है। तो क्या ये 100% क्योरेबल होता है किसी स्टेज पे? प्रारंभिक अवस्था में 100% क्योरेबल होता है, खासकर जो हॉजकिन लिम्फोमा है। नॉन हॉजकिन भी क्योरेबल होता है 95 से 100% तक। जी जी। और क्या क्या एडवांसमेंट हो चुकी है इसके जो आजकल उपलब्ध इलाज हैं? एडवांसमेंट ज़्यादातर कीमोथेरेपी में और रेडियोथेरेपी में हुई हैं। उसमें जैसे अलग अलग दवाइयों को कॉम्बिनेशन में, जैसे कोई दवाई अगर शरीर को नुकसान कर रही है कुछ समय बाद, कोई हृदय को नुकसान पहुंचाती है कोई दवाई, कोई फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है, तो इस तरह के रिसर्च चलती रहती है ताकि उन दवाइयों की या तो मात्रा कम कर दी जाए या उनको जो ट्रीटमेंट के हिस्से में से बाहर किया जाए। तो इस तरह के रिसर्च से जो मरीज में लंबे समय के बाद जो साइड इफेक्ट इनको हम बोलते हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है। वैसे ही रेडियोथेरेपी में भी पहले जो रेडियोथेरेपी की डोज देते थे वो काफ़ी ज़्यादा देते थे, और जो रेडियोथेरेपी में एरिया ट्रीट करते थे वो काफ़ी ज़्यादा होता था। पर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से बीमारी को कम किया जाता है ताकि वो रेडिएशन का एरिया भी कम किया जाए और रेडिएशन की डोज भी कम की जाती है ताकि लंबे समय, क्योंकि ये मरीज़ काफ़ी लंबे समय तक बीमारी से मुक्त रहते हैं, तो ऐसे मरीजों में बाद में कीमोथेरेपी से या रेडियोथेरेपी से आगे साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। कंबाइंड मोडालिटी का जो तरीका है ये इसीलिए तैयार किया गया ताकि कीमोथेरेपी की डोज भी कम की जाए, कीमोथेरेपी की जो मात्रा है वो भी कम किया जाए, और जो रेडियोथेरेपी की जो टोटल डोज है उसको भी कम किया जाए ताकि जो साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जाए या उनके जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। और डॉक्टर बुद्धि सिंह, ये जो लिम्फोमा है ये किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी मेल या फीमेल में, या फिर उम्र के हिसाब से क्या क्या फिगर्स रहते हैं? जो लिम्फोमा ओवरऑल देखा जाए तो जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है वो ज़्यादा पाया जाता है
8% वर्ल्ड में पाया जाता है। और जैसे मैंने बोला कि पाश्चात्य सभ्यता में ज़्यादा पाया जाता है, और ये जो सारे कैंसर में से 8वें स्थान पर आता है। और ये बच्चों में भी हो सकता है और बूढ़ों में भी हो सकता है। बच्चों में यूजुअली ल्यूकीमिया के रूप में होता है, और लिम्फोमा यूजुअली मुख्यतः 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादा पाया जाता है। और जो हॉजकिन लिम्फोमा है, हॉजकिन लिम्फोमा, इसके 2 पीक हम बोलते हैं उनको, एक 25 साल से पहले और दूसरा 50 साल के बाद। ये भी पाश्चात्य सभ्यता में देखा गया है, पर हमारे यहाँ पर जो 50 साल के बाद का पीक है वो यूजुअली नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जो यंग मरीज होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है जी। और जो लिम्फोमा है उसके लक्षण आ जाते हैं व्यक्ति में, उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है, तो इसमें कभी ये भी देखा गया है कि हेरेडिटरी आनुवंशिकता का भी कोई रोल होता है? आनुवंशिकता का इतना महत्वपूर्ण रोल इसमें नहीं है, पर आनुवंशिकता के कारण कई बार जो शरीर में बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने की क्षमता अगर कम होती है, ऐसे कुछ सिंड्रोम हैं जिनमें ये ज़्यादा हो सकता है। या कई बार जैसे अगर पेशेंट की शरीर की बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता वैसे ही कम हो गई है, जैसे HIV के कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण, या कई बार जैसे दवाइयाँ दी जाती है मरीज को, जैसे ट्रांसप्लांट किसी में हुआ है, उसमें अंग लगाया गया है, तो जो अंग है उसको जो शरीर की जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो उन कोशिकाओं को दबाने के लिए मरीज को कुछ दवाइयां दी जाती है, जैसे स्टेरॉइड वगैरह देते हैं। तो स्टेरॉइड वगैरह देने के कारण चेक सिस्टम एक बॉडी में होता है, वो उसको सप्रेस या उसको कमजोर कर देते हैं, तो वो कमजोर हो जाता है, तो उसमें उनमें भी लिम्फोमा हो सकता है। दूसरा, कई बार ऑक्यूपेशनल, या जैसे व्यक्ति कैसा काम करता है, कोई खेतीबाड़ी करता है, खेतीबाड़ी में पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं, खासकर जिसमें नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं। कई बार मरीज काफी समय तक कुछ दवाई ले रहा है, जैसे हार्ट के लिए एक डिजॉक्सिन दवाई बोलते हैं, अगर वो ले रहा है। कई बार एक मिर्गी के लिए भी एक दवाई दी जाती है, उसको हम फेनेटोइन बोलते हैं। उसके कारण भी अगर मरीज का लंबे टाइम तक सेवन करता है तो उसके कारण भी लिम्फोमा तैयार हो सकता है, पर उसमें जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। कई बार फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, खासकर जैसे जो कपड़ों में रंग करते हैं, डाई वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं, वुडन वर्कर्स होते हैं, पेंट वगैरह, उनमें जो फिनॉक्सी साल्ट यूजुअली होता है, उसके कारण भी हो सकता है। और हेयर डाई में भी यूजुअली लोग काम करते हैं ऐसी फैक्ट्रीज में, उनमें भी ये होने की चांसेस रहते हैं। यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स, सभी तरह के ये जो फैक्टर्स हैं, ये एक रोल अदा करते हैं किसी को लिम्फोमा से ग्रस्त करने में। हाँ जी, वातावरण भी हो गया, उसमें पेशेंट का पेशा भी हो गया, और कई बार जैसे एग्रीकल्चर का भी काम है, उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह, उसके कारण भी हो सकता है, और रहन सहन के कारण भी हो सकता है। बिल्कुल। तो श्रोताओ, FM लाइफलाइन कार्यक्रम आज आप सुन रहे हैं। डॉक्टर बुधि सिंह यादव, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी हमारे साथ हैं, और विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं लिम्फोमा पर। डॉक्टर बुधि सिंह यादव का अपना क्षेत्र है वो ब्रेस्ट कैंसर भी है, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ले लेते